गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 94 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड डिफॉरेस्टेशन एज स्टेप टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्री। तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? पेपर को रिसाइकिल करके एंड रिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो फर्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर को रिसाइकिल करके। Paper is made up of pulp of tree. You can imagine how many lakhs of the tree are being cut every year to make paper, which you as a student use for your studies and also often waste it in useless activity. As you have already read in the class 6, let us recall the various ways in which paper can be saved. देखिए पेपर हमारा किससे मेड होता है? पेपर इज मेड फ्रॉम पल्प ऑफ ट्री का पल्प ठीक है बनाया जाता है। स्टिकी पार्ट स्टिकी होता है। पल्प मीन्स होता है स्टिकी, जैसे मैंगो पल्प नहीं आता है तो मतलब उसमें क्या होता है लिक्विड के साथ थोड़ा सॉलिड भी होता है, तो पल्प होता है। तो पेपर बनाने के लिए मेनली लाभ जो होते हैं हमारे ट्रीज को कट कर दिया जाता है फॉर मेकिंग ऑफ पेपर। तो अगर हम पेपर की यूज़ कम कर दें तो हम अपने ट्रीज को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम पेपर को रिड्यूस कर सकते हैं? यूज़ राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर, हम दोनों साइड पेपर के लिखें। अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर को वेस्ट करने से अवॉइड करें। रिसाइकल द पेपर को रिसाइकल करें। तो हम ये 3 प्रोसेस करवा सकते हैं। राइट बोथ साइड ऑफ द पेपर, अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर, रिसाइकल द पेपर। Then paper can be recycled 5 to 7 times for use. Recycling helps to save energy and water needed to manufacture paper. Moreover, the use of harmful chemicals in making paper is also reduced. पेपर को 5 to 7 टाइम्स रिसाइकल किया जा सकता है। इससे क्या होती है, हमारी एनर्जी भी सेव होती है एंड जो पेपर को मैन्युफैक्चर करने में जो वाटर लगता है, नीड रहती है वाटर की, उसकी भी रिड्यूस करते हैं। तो वाटर की भी नीड रिड्यूस कर सकते हैं एंड एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर मेकिंग में कुछ केमिकल्स भी नीड होती है, तो उन केमिकल्स की भी यूज़ कम हो जाएगा। तो हम इन केमिकल्स का भी यूज़ कम कर सकते हैं, वाटर का यूज़ कम कर सकते हैं और एनर्जी सेव कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज वेयर फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। जहाँ पर प्लांट को क्या कर दिया, कट कर दिया गया है, ट्रीज को कट कर दिया गया है, वहाँ पर न्यू प्लांट्स को प्लांट किया जाए तो वो क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। इफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एरियाज इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, नेचुरल डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस। इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रूल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब अगर हम जहाँ डिस्ट्रॉय किया गया फॉरेस्ट उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें, वहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी ना की जाए, तो नेचर अपने आप रिफॉरेस्ट कर देती है, वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन कर देती है, वहाँ ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं। इन इंडिया द फॉलोइंग एक्ट डील विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। 2 एक्ट बनाए गए हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट एक्ट 1980 में एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में। द 2 मेन एम ऑफ द दीज एक्ट आर, 2 एम क्या है इन एक्ट के? फर्स्ट, टू प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को प्रिजर्व भी करना है और कंजर्व भी करना है, ठीक। टू मीट द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लाइंग इन और नियर द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, इन द फॉरेस्ट एंड द नियर द फॉरेस्ट, जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उनकी बेसिक नीड उनको मिल पाए। जैसे वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं अपनी फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल के लिए, मेडिसिन के लिए, तो उनकी नीड भी पूरी हो जाए। तो हमारे 2 एम, फर्स्ट प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट, और वो पीपल जो कहाँ लिव कर रहे हैं, या तो इन द फॉरेस्ट या नियर द फॉरेस्ट, तो उनकी बेसिक नीड पूरी हो जाए, फुलफिल हो जाए। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्लोरा एंड फौना। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू इंडिकेट द डिफरेंट प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। द एनिमल फाउंड इन दैट एरिया फॉर्म द फौना। फ्लोरा मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट हैं, वो क्या हो गया फ्लोरा, एंड उस पर्टिकुलर एरिया में कितने एनिमल फाउंड हो रहे हैं, वो क्या हो गया फौना।
फॉर एग्जाम्पल, लेट अस assume that the following living organisms are present in a particular area: mango, jamun, sunflower, pea, cow, elephant, dog, crow and a bull. तो देखिए, मैंगो, जामुन, सनफ्लावर, पी, ये सब क्या हो गए हमारे फ्लोरा, और काऊ, एलिफेंट, डॉग, क्रो एंड द बुल क्या हो गए फौना. नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट लाइफ और वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. इट इंक्लूड लैंड, वाटर एंड एयर. तो बायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहां पर एक लिविंग बींग्स क्या करता है, लाइफ अपनी स्पेंड करता है. ठीक है, विच सपोर्ट लाइफ. बायोस्फीयर पार्ट ऑफ द अर्थ है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, मतलब वहां पर लिविंग बींग्स रह सकता है. तो ये हमारा क्या है, लैंड. लैंड को बोलते हैं लिथोस्फीयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर एंड द एयर एटमॉस्फेयर. जहाँ तीनों ही होंगे तभी हम लोग हमारी लिविंग हो सकती है, वरना नहीं हो पाएगी. इकोसिस्टम. द टर्म इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म along with the non-living components such as climate, soil, carbon dioxide, oxygen, nitrogen etc. of an area. तो देखिए, इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स भी हैं, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, क्लाइमेट, सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो इकोसिस्टम में दोनों है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट आया हमारा एंडेमिक स्पीसीज. Species of the plant and animal which are found exclusively in a particular geographical area and nowhere else in the world are called endemic species. तो स्पीसीज प्लांट की हो या एनिमल की हो, ठीक है, एक्सक्लूसिवली वही उसी एरिया में ही पाए जाए, पूरे वर्ल्ड में कहीं और ना मिले, उसी एरिया बस में ही मिले, तो उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज. जाइंट पांडा, ये देखिए जाइंट पांडा है हमारा. ठीक है, ये भी, ये कहाँ फाउंड होता है, साउथ ईस्ट चाइना में. ये हमारा जाइंट पांडा कहाँ मिलता है, चाइना में, और कहीं नहीं मिलेगा. इंडिया में एशियाटिक लायन, ये देखिए ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है. ये गिर नेशनल पार्क गुजरात में, नीलगिरी टाहर एंड द लायन टेल मैकेक्यू इन द साउथ वेस्ट इंडिया में मिलता है. इसके अलावा कुछ और एंडेमिक स्पीसीज हैं, ये देखिए हमारी लायन टेल मैक्यूक्यू एंड ये हमारी क्या हो गई, हमारी कुछ एंडेमिक स्पीसीज हो गई. कौन हो गई, जाइंट पांडा, एशियाटिक लायन एंड द लायन टेल मैक्यूक्यू, ये बंदर ही जैसा होता है. फैक्टर विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज. अब कौन से फैक्टर होते हैं जो एंडेमिक स्पीसीज को बना देते हैं, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. फैक्टर विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज मतलब उस एक्सक्लूसिव उसी एरिया में रहने वाले हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट. वो हैबिटेट क्या होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, वहाँ से हटा दिया जाता है हैबिटेट. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीसीज विच कम्पीट विद द एंडेमिक स्पीसीज. हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया, खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. पॉपुलेशन जैसे ही इंक्रीज हुई इन स्पीसीज की, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज की, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीसीज, तो नई स्पीसीज आ गई. जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो उनमें कुछ एवोल्यूशन, कुछ चेंजेस आए, तो न्यू स्पीसीज आ गई, और जो इनसे कम्पीट करती. अभी कम्पीट करेंगी तो न्यू स्पीसीज होगी, तो उनमें ज़्यादा अच्छी वैरायटी होगी, तो इनसे कम्पीट करती हैं इन एंडेमिक स्पीसीज थे. क्लाइमेट चेंज, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अलग होता है, वो उसी क्लाइमेट में ही रह सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर स्पीसीज. एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो गए, और इंडेंजर मतलब जो डेंजर में, खतरे में. तो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट. मतलब जो हमेशा के लिए लॉस्ट फॉर एवर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सटिंक्ट. जैसे डायनासोर, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है.
बर्ड डोडो, ये देखिए डोडो है, ये भी हमारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और क्यों हो गई है? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग की गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हंटिंग करने से हमारी डोडो क्या हो गई है? एक्सटिंक्ट हो गई है। एमंग ऐसी प्लांट थी भी नीलगिरी हॉली एंड द क्राई पेंसी, ये जो प्लांट है नीलगिरी हॉली एंड द क्राई पेंसी, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इन डेंजर में कौन है? स्पीसीज विच आर एट हाई रिस्क ऑफ द बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड इन डेंजर स्पीसीज। सच स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव इफ द कैजुअल फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट। तो ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो सकती है, मतलब बहुत हाई रिस्क में है, अपने आप को बचाने में बहुत हाई रिस्क में है, तो वो क्या कहलाती है? इन डेंजर। अब इन डेंजर में हमारी क्या है? देखिए एशियाटिक लायन, क्रोकोडाइल एंड द ब्लू व्हेल, ये हमारी इन डेंजर में है। इसके बाद आया नेक्स्ट टॉपिक, रेड डाटा बुक। Red Data Book is a source of book which gives a record of all the endangered animal and the plant. This is published by the International Union for Conservation of Nature and National Resource (IUCN). रेड डाटा बुक्स वो सोर्स बुक है जो हमें वो रिकॉर्ड देती है कि कौन से एनिमल्स एंड प्लांट इंडेंजर में आ रहे हैं। ठीक, इसका फुल फॉर्म है IUCN, का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्स। इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोलते हैं। द मेन एम ऑफ IUCN इज द फोकस द अटेंशन ऑफ द कंजर्वेशन टुवर्ड स्पीसीज दैट आर इन डेंजर एंड हाई रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन। देखिए इनका मेन एम क्या है? कंजर्व करना जो इंडेंजर में स्पीसीज हैं एंड जो एक्सटिंक्ट होने के बिल्कुल रिस्क पे। नेक्स्ट आया प्रोटेक्टिव एरिया। Protected areas. To protect the flora and fauna are their habitat, our government under the Wildlife Protection Act 1972 created protected area. हमारी गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर्म किए। अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज क्या हैं? According to the World Conservation Union, protected area are the areas dedicated to the protection and maintenance of the biodiversity along with natural and cultural resource। मतलब IUCN ने प्रोटेक्टेड एरिया फॉर्म किए हैं, वो क्या मोस्टली डेडिकेट होते हैं कि उनका एनिमल्स का एंड प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाए एंड उनको मेंटेन किया जाए, उनकी बायोडाइवर्सिटी को। किसके साथ? नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्स के साथ। ऐसे नहीं कि उनको ले जाके जू में रख दिए, नहीं, उनको नेचर के साथ कंबाइन करके उनके कल्चर के साथ ही रिसोर्स, कल्चरल रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स के साथ उनकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए। प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। प्रोटेक्टेड एरिया क्या क्या होते हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब इन एनिमल्स एंड प्लांट को एक नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन दी जाती है। नेशनल पार्क, द एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड नेशनल पार्क। A national park preserves flora, fauna, landscape, and historical object of an area. Activities like grazing, hunting, forestry, and the cultivation are banned here. No private ownership is allowed. National park में flora, fauna, lands and जो हमारे historical object हैं जिनको preserve करके रखना है उस एरिया में, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है एक नेशनल पार्क में। तो नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फ्लोरा, फौना, ठीक है, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, इन सबको एक नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट किया जाता है। हमारे कुछ नेशनल पार्क ये हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है।
सिमली पार्क नेशनल पार्क उड़ीसा में है, सिमली पार्क। ओके, तो हमारी नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द एरिया रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल ओनली। किलिंग, पर्सिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अच्छा, नेशनल पार्क में हंटिंग, ठीक है, कल्टीवेशन मतलब क्रॉप प्रोडक्शन करना, ग्रेजिंग करना, ये सारी एक्टिविटी बैन होती है। और नेशनल पार्क कोई खरीद नहीं सकता, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है और वहाँ पर किलिंग ऑफ एनिमल एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है। अब हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन एम क्या है? इन अ सेंचुरी द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर अलाउड टू एन एक्सटेंट दैट these do not affect the wildlife। वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट नहीं करते। कैसे? हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर टिम्बर का हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग समझते हैं ना, मतलब जैसे निकाला जाता है वहाँ से टिम्बर। और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को यहाँ से कलेक्शन नहीं किया जाता, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट किया जाता है। Animals are also protected in the zoo. The protection in the zoo is not adequate and comparable to the protection given in the sanctuary. जू में भी एनिमल को रखा जाता है प्रोटेक्ट करके, पर उनको नेचुरल इन्वायरमेंट वहाँ नहीं मिलता है। हमारे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए कौन कौन सी हैं। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में, दाजिकम सेंचुरी श्रीनगर में, मुदुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु में, काजीरंगा सेंचुरी आसाम में, पेरियार सेंचुरी केरला में। फिर आया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज मल्टीपर्पज प्रोटेक्ट एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स। पीपुल आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में लार्ज मल्टीपल पर्पस प्रोटेक्शन एरिया होता है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है, जैसे वाइल्ड लाइफ का, प्लांट्स का, एनिमल का एंड एनिमल रिसोर्सेज का। ठीक, बायोस्फीयर में क्यों डेवलप किए जाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व आर डेवलप टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखें, मतलब डिफरेंट वैरायटी प्लांट और एनिमल की बनी रहे, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, मेंटेन कल्चर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया का जो कल्चर है, मतलब जैसे होता रहा है वहाँ से पुराना कल्चर है वो ख़त्म ना हो जाए। परमिट ट्राइबल एंड अदर पीपल लिविंग इन द एरिया टू कोएक्सिस्ट, मतलब जो ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं और अदर पीपल रहते हैं वो यहाँ पर एक्सिस्ट कर सके, रह सके। अब बायोस्फीयर रिजर्व बीइंग अ लार्ज एरिया मैनी कंटेन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इन इट। फॉर एग्जाम्पल, पंचामरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा नेशनल पार्क एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी देखिए हमने बताया पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनका नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ एंड पंचमरी वाइल्ड लाइफ। मतलब ये बहुत लार्ज एरिया में होता है बायोस्फीयर। ऐसे नीलगिरी बायोस्फीयर है, इसमें दो नेशनल पार्क हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड द नागरहोल नेशनल पार्क। फिर आया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर नाम सही है, मतलब टाइगर को प्रिजर्व क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है हमको। Project Tiger was launched by the Indian government in 1973 to protect the tiger in the country. Project Tiger प्रोजेक्ट हमारा लाया गया था 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए। द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ बीन डिक्रीजिंग शार्पली ओवर द ईयर। इन 1942 population of tiger was about 20,000 in 1989. It was about 4,000 and it went down to about 1,233 in 2000. Realizing the decline, the Project Tiger was initiated by the government of the India. At present, there are 47 tiger reserves in 18
इंडियन स्टेट्स। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा क्या करता था, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। देखिए 1948 में तो क्या हो गई थी, हमारे टाइगर की इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम हो गई थी। उसके बाद हमारी थी 1948 में 20,000, फिर 1989 में 4,000 बचे, अब केवल 1,233 ही बचे 2000 में। ऐसे ये धीरे धीरे कि 20,000 से 2,000 हो गए। Realizing the decline of Project Tiger was initiated by the Government of India. At present there are the 47, हमारे यहाँ 47 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं इन 18 इंडियन एरिया स्टेट्स में। 18 स्टेट्स में हमने 47 टाइगर रिजर्व बना दिए हैं। वहाँ पर टाइगर को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ऐसे अगेन प्रोटेक्ट किया जाता है। तो लेटेस्ट टाइगर सेंसस रिपोर्ट रिलीज बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑन March 28, 2011, द करेंट टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट इन 1,706। अभी 28 मार्च 2011 में हमारी गवर्नमेंट ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बताया कि हमारे यहाँ 1,706 टाइगर हैं। पहले कितने थे, 2000 में 1,233, अब हो गया 1,706, मतलब कंजर्व किए जा रहे हैं, प्रिजर्व किए जा रहे हैं, हमारे प्रोटेक्ट हो रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का